हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हमने आपको अलग अलग जिलों का जमीनी माहौल दिखाया। कई नेताओं से मुलाकात कराई, उनसे बात कराई, उनके मुद्दे समझने की कोशिश की। किन मुद्दों के साथ वो जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाया। इस वक्त हमारी ये यात्रा पहुंच चुकी है फतेहपुर में, और फतेहपुर का जो जमीनी माहौल है वो कैसा है उसके बारे में तो हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ के फतेहपुर विधानसभा सदर सीट के विधायक जो हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, विक्रम सिंह जी, वो मौजूद हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें पता लगा कि जो यहाँ की 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक ये सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, और विक्रम सिंह जी के बारे में युवाओं में थोड़ा क्रेज देखने को मिला। तो हमने कहा चलिए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर युवाओं में इतना सारा क्रेज क्यों है इनको लेकर के। तो विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। विक्रम जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि युवाओं से जब हमने यहाँ पर बात की तो उनके अंदर बड़ा क्रेज दिखा आपको लेकर के। क्या वजह है, युवा इतना क्यों पसंद करते हैं? युवा एक मुझे लगता है कि सपने देखने वाला प्राणी है, और उसको लगता है कि जो सुधारवाद की क्षमता उनके मित्र या उनके भाई विक्रम में है, वो शायद अन्य लोगों में नहीं है। मुझे ऐसा एहसास होता है। या आप यकीन मानिए, किसी को कुछ मिलता नहीं है मेरे यहाँ। किसी का कोई विशेष लाभ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद सब लोग बहुत मेहनत से जातियों के बंधन तोड़कर मेरा साथ देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि शायद कर्म में और शायद भाग्य में ऐसा कुछ होगा कि सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। उनके जो सपने हैं उन्हें लगता है कि ये पूरे कर पाएंगे। जिस सपनों का अपना फतेहपुर वो बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये पूरा कर पाएंगे। मुझे इसके अलावा और कोई विशेष कारण नहीं लगता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि अहम जो होता है अक्सर नेताओं में आ जाता है, ये अहंकार जो है उन्हें उन्हीं की चुनने वाली जनता से दूर कर देता है। मैंने कभी अपने आप को विधायक नहीं समझा, एक मित्र, एक भाई के तौर पर ही सबके साथ पेश आता हूँ। वो तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है। विक्रम जी, युवा इस समय जब हम अलग अलग जिलों में जा रहे थे तो वो रोजगार की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि भाई सरकार से नाराजगी है क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसा है कि रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कुछ फेल हुई है? देखिए, आप विश्व का परिदृश्य उठाएंगे तो कोरोना के काल में दुनिया की कोई सरकार नहीं है जो रोजगारों को उस तरह से कर पाई हो जिस तरह से वो करना चाह रही थी। हर सरकार चाहती है कि हम रोजगार दें, हमने भी दिए हैं। हमने लगभग 2,80,000 रोजगार दिए हैं, नौकरियां दी हैं। 4,80,000 करोड़ इन्वेस्टर समिट में हमारे यहाँ आया, उसमें से लगभग 3,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं जो अपने मूर्त रूप ले रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जॉब्स और रोजगार, ये उसके कारण पैदा हो रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा करते हैं वो शायद उस काल को वापस लाना चाहते हैं जब पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थीं, या नौकरियां सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाती थी, या कुछ ही जिलों के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। तो ये परिदृश्य बदला है। एक गलती किसी ने की तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर सख्त एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ। संस्थाएं जो गलत हैं, जो उनके भविष्य से खिलवाड़ करती है, उन पर सख्त एक्शन लिया गया है। ये हमारे राजनीतिक चरित्र को दर्शाने वाली बात है। नौकरियां भी मिली हैं, रोजगार भी बढ़े हैं। जब लाखों करोड़ रुपया मुद्रा बैंक से गया है तो कुछ न कुछ लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। जब दिव्यांगों को 10,000 रुपये दिया गया है तो कुछ न कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं। तो एक ये कोरोना काल में ज़रूर इस तरह की चर्चाएं आई थी, लेकिन उसका अंत होते होते बहुत इन चर्चाओं पर हम लोगों ने न सिर्फ लगाम लगा ली, और लगाम इसलिए लगी कि हम लोगों ने वो व्यवस्थाएं। अखिलेश जी लगातार घेर रहे हैं ये रोजगार के मुद्दे को लेकर के। मैं चाहूंगा आप हिंदुस्तान के माध्यम से उन्हें कुछ कहें, उन्हें कुछ अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बताएं कि भैया हमने ये काम कर दिया और ये हम आगे और करने वाले हैं। देखिए, अखिलेश जी जिस रोजगार में हैं, वह रोजगार ऐसा है कि उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि हम सब काम गलत कर रहे हैं। ये देश की एक राजनीतिक प्रक्रिया बन गई है।
जो विदेशों में नहीं है। कभी कभी अच्छे काम सत्ताधारी पार्टी करती है तो विपक्ष उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो अखिलेश जी का रोजगार ही ये है कि वो हमें बेरोजगार करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो स्वयं बेरोजगार हैं। तो और हम तो ये चाहेंगे कि जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी में प्रदेश के गरीबों, दलितों, वंचितों के साथ होता था, वो करने वाले लोग यदि बेरोजगार ही रहें, दलाली के कॉन्सेप्ट्स और उनके प्रमोटर्स यदि बेरोजगार ही रहें, माफिया को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने वाली पार्टियां यदि बेरोजगार ही रहें, अपराधी और अपराधों का संरक्षण देने वाली पार्टियां, मोरंग माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, ये सब को संरक्षण देने वाले लोग यदि सत्ता से दूर रहें तो इसको मैं बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखता हूँ। अच्छा विक्रम जी, थोड़ा सा जमीनी मुद्दों की बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो फतेहपुर का जो माहौल है, फतेहपुर सदर विधानसभा सीट का जो माहौल है, वो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दों पर अभी काम कर, आप मौजूदा विधायक हैं लेकिन फिर भी अगर आप चुन करके आते हैं तो किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास एक पूरा मास्टर प्लान है जो फतेहपुर में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक सीवर लाइन, एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग इशू है यहाँ के लिए, उसका हम लोगों ने डीपीआर जमा है वित्त संस्तुति के लिए, वित्तीय संस्तुति के लिए, वो उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, एक विश्वविद्यालय मुझे लगता है इस जनपद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये अब अनुमन्य है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक विश्वविद्यालय लेकर आ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा, एक संकल्प पत्र जो हमने दिया है उसमें 6 मेगा फूड पार्क्स बनाने की बात है, तो उसमें से एक फूड पार्क हम लोग यहाँ लेकर आएंगे। और अगर वो हमको स्पेसिफिक मिल गया कि हम जैविक फूड पार्क या ऑर्गेनिक फूड पार्क बना पाए, तो विश्व का पहला ऑर्गेनिक फूड पार्क फतेहपुर में खोलने की मेरी इच्छा है। अच्छा विक्रम जी, इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या लगता है कि मुस्लिम कितना भाजपा के साथ आएगा? क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के साथ नहीं, मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है, उनकी नीतियां मुस्लिमों के खिलाफ है। आप यहाँ पर रहते हैं और लोगों से मिलते हैं, मुस्लिम मतदाताओं से मिलते हैं, क्या लगता है उनकी सोच क्या है अब? देखिए, उनकी क्या सोच थी पहले और उसमें अब बड़ा बदलाव आया है। मेरा जो काफिला चलता है, कारवां चलता है, इसमें लगभग 10-12 मुस्लिम लड़के रोज नारा योगी मोदी का लगाते हैं, विक्रम सिंह जिंदाबाद का लगाते हैं। कई मुस्लिम इलाकों में मैं सभाएं कर चुका हूं और लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम अब भाजपा के साथ हैं, उनकी नीतियों और उनके कार्य को देखते हुए। कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो अभी भी लीगी हैं, जो अभी भी जमातों और उनके अनुसार चलने की एक उनकी प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को अल्पमत होना अलग बात है, अल्पमती होना अलग बात है। और वो अपराधियों के पीछे जो लोग खड़े हैं, वो लोग अपने समाज को के असली गुनहगार हैं कि उनका समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है। आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ऐसे अपराधियों के पीछे यदि अब खड़े होंगे, समाज खड़ा होगा, उम्मा खड़ी होगी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप उसी अपराधी से ही तो फिर आपके बच्चे सीखेंगे। फिर आप दोष देते हैं कि हमारे बच्चों में प्रगति नहीं हो रही, शिक्षा का औसत कम है, गरीबी का औसत ज़्यादा है। अगर आपको बदलना है तो उस विचार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अब्दुल कलाम जैसे लोगों से अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा और प्रगति तब होगी। और एक बड़ी समस्या जो मुस्लिम समाज में है कि वहाँ पर एक अशरफों का राज चलता है, जिसको हिंदी में हम लोग सवर्णवाद कहते हैं। जो अशरफ समाज है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो हावी रहता है जो अर्जल समाज है, जो अजलफ समाज है, जो पसमंदा समाज है, इसके ऊपर। हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारी हर योजना में जो उनका औसत है देश में जनसंख्या का, उसके अनुपात में कहीं ज़्यादा हर योजना का लाभ उन लोगों को मिला है जो आंकड़े बताते हैं। तो उसके बाद में कोई कारण नहीं बच जाता है मुस्लिम समाज के पास हमारा साथ ना देने का। और यदि विकास उनकी चिंता है तो फिर उसके आधार पर तो भाजपा सबसे पहली पार्टी होनी चाहिए चुनने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे विक्रम सिंह जी, जिन्होंने अपना आगे का मास्टर प्लान बताया कि किस तरीके से वो आगे
काम करने वाले हैं, उसमें युवा भी हैं, रोजगार भी है और शिक्षा भी है। आप जुड़ रहिए हिंदुस्तान के साथ, हम आपको ऐसे ही कुछ और नेताओं से मिलवाते रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता में जिनकी डिमांड है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान।